देखिए, 2 दशकों से लगभग पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की एक बोगी की आड़ में आतंकवादियों के माध्यम से आउटसोर्स करके हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म करा रहा। पिछले 2 दशक में जब भी कोई लड़ाई की बात होती थी, ये अपना न्यूक्लियर बॉगी शुरू कर देता था, न्यूक्लियर की धमकी देना शुरू कर देता था। लेकिन इस बार भारत ने इसकी इस न्यूक्लियर धमकी को बिल्कुल धराशायी कर दिया। जिस प्रकार से जो भी एक्शन अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया है, इनके जितने भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान को यह बिल्कुल क्लियर होगा कि अगली बार अगर ऐसी कोई भी हिमाकत की, कोई टेररिज्म फैलाने की कोशिश की, तो शायद सबसे पहले आपके न्यूक्लियर बॉगी को ही खत्म करेंगे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ही खत्म करेंगे। देखिए, पहलगाम के अंदर जो बर्बरता के साथ में इन्होंने हमारे टूरिस्ट को मारा, उसके बाद भारत एक्शन में आ गया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरे के पूरे जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे, उनको बड़ी बारीकी से देखा गया। इंफॉर्मेशन आ गई थी कि कौन कौन से कैंप इन्होंने खाली किए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए फिर 9 कैंप और जो थे इनके ट्रेनिंग कैंप्स या इनके जो आकाओं के जो 5 स्टार महल है, वो चाहे वो भावलपुर में था, मुहिदके में था या वो मुजफ्फराबाद में था, सब के सब कैंप को बिल्कुल भारत ने चिन्हित किया और उसके बाद 100 से भी ज्यादा इन आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दी। पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉगी के तहत यह मान के चल रहा था जैसे उसके पास लाइसेंस है टेररिज्म करने का। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में नो फर्स्ट यूज है, जो कि पाकिस्तान के लिए जो है वो एक डेटरेंट माना जा सकता है, क्योंकि हम फायर करेंगे तो पहली बार नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास तो कोई न्यूक्लियर पॉलिसी है ही नहीं। वो तो हर एक्शन के ऊपर, चाहे कोई भी बातचीत हो जाए, न्यूक्लियर धमकी देता है। ऐसे इरेशनल और इररिस्पॉन्सिबल देश को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो उसका दिमाग ठिकाने लगाया गया है, मैं समझता हूं कि उसकी अकल ठिकाने आ जानी चाहिए। देखिए, संडे के दिन डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें डीजीएमओ एयरफोर्स, डीजीएमओ नेवल सबने हिस्सा लिया, पूरा डिटेल में बताया गया कि जो 100 के करीब आतंकवादी 6 और 7 की रात को मारे गए, उनमें से वो भी थे जो 1999 में 814 जो IC-814 हमारा जहाज अगवा करके कंधार ले आया गया था, उसमें शामिल थे, पुलवामा में शामिल थे। अमेरिकन जो रिपोर्टर थे डेनियल पर्ल, उनकी हत्या करने में शामिल थे। और बाकी बहुत नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो टेररिज्म की एक्टिविटीज हुई हैं, उनमें कहीं ना कहीं हाथ था। डीजी ऑपरेशंस एयरफोर्स ने बिल्कुल क्लियर कर दिया एयर मार्शल AK भारती कि कहां पे 10 तारीख को इनके स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस पे फायर किया गया। एक बात बिल्कुल क्लियर कही गई कि भारतीय सेनाएं बिल्कुल तैयार हैं और अब कोई भी एक्शन अगर पाकिस्तान ने करने की कोशिश की, चाहे वो LOC पर हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर पर, अगर हमारी सॉवरेनिटी को या हमारे बॉर्डर्स के ऊपर किसी भी प्रकार से हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश की, तो इतना फियर्स और प्यूनिटिव एक्शन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, दुनिया के अंदर मिसाल बन चुका है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान के एक जनरल को पता चल गया है कि भारत की एयर डिफेंस शील्ड को तोड़ना नामुमकिन है। और रही बात भारत के मिसाइल सिस्टम की, उसको रोकना बहुत मुश्किल। तो पाकिस्तान को समझ में आ जाना चाहिए, और पूरी दुनिया को भी यह समझ में आ गया होगा कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से लेके आकाश जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, या हमारे एक नॉर्मल एडी गन्स तक, इतना तगड़ा आपस का
आपस का तालमेल, आपस का ग्रिड भारत का बना है जो दुनिया के अंदर शायद ही किसी देश के पास हो। इजराइल का आयरन डोम भी 90% से ऊपर का रिजल्ट नहीं देता। इसलिए भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ऐसा कवच है जिससे हमारे देशवासियों को यह भरोसा हो गया है कि पाकिस्तान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि चाहे वो सिंधु वाटर ट्रीटी जो हमने हेल्ड इन अबेंस की है और जो भी हमने एक्शन पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक एक्शन लिए, वो अपनी जगह बिल्कुल वैसे के तैसे रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक जो लोगों ने फायदा उठाया है भारत के साथ इनकी सेनाओं का ईस्ट पूर्व की सीमा पे लगने का, 250 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों की जान ले ली गई है, मार दिया गया। हालात इनके लिए खराब हो रहे हैं और अगर अब कोई हिमाकत किसी भी बहाने को लेकर के पाकिस्तान ने की तो हम तो क्या, पाकिस्तान के अंदर से ही कई मौलवी, मौलाना और आवाजें उठ के आ रही हैं कि पाकिस्तान का हाल शायद 1971 से भी बदतर हो जाएगा। तो पाकिस्तान को चेतावनी है, भारत आपके न्यूक्लियर बॉगी से नहीं डरता। आपको अब न्यूक्लियर होने के नाते लाइसेंस नहीं दिया जाएगा कोई भी बदतमीजी करने का, टेररिज्म करने का। अगर कोई भी एक्शन अब भारत के खिलाफ होता है तो उसका इतना जबरदस्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि शायद आप सांस नहीं ले पाओगे। संडे को प्रधानमंत्री के रेजिडेंस के ऊपर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसके अंदर तीनों चीफ, सीडीएस, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए डोभाल, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी से लेके सभी लोग मौजूद थे। और मीटिंग के तुरंत बाद एक बात क्लियर कर दी गई, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, चालू है, गोइंग ऑन। और ये बात भी प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कर दी कि अगर कोई भी एक्शन किया तो उसका जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। कोई भी हिमाकत की तो उसका रिएक्शन इतना भयंकर आएगा कि शायद पाकिस्तान बर्दाश्त ना कर पाए। पाकिस्तान 10 तारीख को जब पहली बार भारत ने एक स्ट्रेटेजिक वेपन इस्तेमाल किया, नाम था ब्रह्मोस, इनके 4 लोकेशंस पे मारा गया। चकलाला जो कि इस्लामाबाद के पास है, जीएचक्यू के बिल्कुल नजदीक है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के साथ में है और सबसे अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इनकी। इसके अलावा 3 और जगह पे जो इनके स्ट्रॉन्ग एयर बेसिस है, स्कर्दू से लेकर के बलौनी तक, सब पे अटैक हुआ और जो इन्होंने विनाश देखा, ये हिल गए। साथ ही साथ उसी दिन 10 तारीख को भारतीय की नौसेना कराची के ऑपोजिट टारगेट्स लॉक करके बैठ गई थी। इनके सब के सब जितने भी शिप्स थे वो डिफेंसिव मोड में चले गए थे और पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है कि नेवल का यूज करना एक स्ट्रेटेजिक फोर्स है। अगर नेवी एक्शन में आ गई तो अगले 6 महीने के लिए अल्लाह राखा हो जाएंगे। इसीलिए शहबाज शरीफ गिड़गिड़ाए और अमेरिका की तरफ रुख किया, सऊदी अरब की तरफ रुख किया। देखिए, आज इंटरनेशनल रिलेशंस या जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी हम देख लें तो भारत को
सभी देशों का लगभग सपोर्ट है। ओआईसी के मेंबर्स तक भारत के साथ खड़े, मलेशिया हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतार हो, सबका यही कहना है कि भारत को पूरा हक है जो पहलगाम में हुआ उसका बदला लेने का, एंटी टेररिज्म का ऑपरेशन चलाने का। और इसके अंदर अब पाकिस्तान अकेला पड़ गया। एक तुर्की रह गया, एक चाइना को भी मैसेज दे दिया गया था। हमारे एनएसए डोभाल साहब की बात हुई उनके फॉरेन मिनिस्टर ली से, और बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, तो जरा सोच समझ के दीजिए। तुर्की भी दुम दबा के भाग गया। 20 के करीब तुर्की के जो ऑफिशियल्स थे इस्लामाबाद के अंदर, जो शायद बख्तियार याहा-2 या बख्तियार TB2 ड्रोन्स जो कि आर्दोगन ने भेजे, जिनका असला भेजा, वो जो फैक्ट्री है वो आर्दोगन के बेटे की है। तो आर्दोगन को मैसेज चला गया, ये मार्केटिंग करना बंद करो, बाद में कर लेना, चुपचाप निकलो, चुपचाप से अपना जो आपने पानी का जहाज कराची में खड़ा किया हुआ था एक्सरसाइज के लिए, चुपचाप निकालो। और वो गया। पाकिस्तान की सेना का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। जिन आतंकवादियों को भारत ने मारा, चाहे वो भावलपुर में थे, चाहे मुरीदकी में थे, उनको स्टेट ऑनर दे रहे हो, उनके ताबूतों को पाकिस्तान के झंडे में लपेट रहे हो। एक आतंकवादी मोहम्मद रऊफ के साथ जो नमाज पढ़ रहा है वहां पे जनाजों के साथ, जनाजों के टाइम पर, पीछे आपके अधिकारियों को और अपनी सेना के लोगों को खड़ा करके स्टेट फ्यूनरल दे रहे हो, उनके ताबूतों को कंधों पे लेके जा रहे हो, उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हो, उनको आपकी मिलिट्री पुलिस से सैल्यूट मरवा रहे हो। तो आप में और उनमें इसका मतलब सिर्फ वर्दी का फर्क रह गया। आपने वर्दी पहन रखी है और इनको बिना वर्दी के इस्तेमाल कर रहे हो। भारत अब ये ब्लफ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत का एक न्यू नॉर्मल आ गया है। कहीं भी अगर भारत के अंदर आतंकवादी कोई भी घटना घटी, भारत उसको एक युद्ध मानेगा और भारत का एक्शन युद्ध के हिसाब से होगा। We will take it as a declaration of war by Pakistan. और जो एक्शन होगा वो छोटा मोटा से शुरू नहीं होगा। इस बार जो एक्शन होगा वो एक्शन आपके स्ट्रेटेजिक असेट से शुरू होगा, आपके GHQ से शुरू होगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से शुरू होगा, आपके एयर बेसिस जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है उनसे शुरू होगा। किसी भी प्रकार का कोई रियायत भारत नहीं बरतेगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, चालू है। भारतीय सेनाएं कॉम्बैट मोड में हैं, युद्ध के हालात में, युद्ध के अंदर लड़ाई के मैदान में खड़ी हैं। सिर्फ DGMO पाकिस्तान के कहने पे, गिड़गिड़ाने पे हमने एक्शन बंद किए हुए हैं। उनको देख रहे हैं कि कैसा वो रिएक्शन आता है। ऐसे में पूरे देश को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, अपनी सेनाओं के साथ, अपनी सरकार के साथ। ओवैसी जी जो सांसद हैं हमारे पार्लियामेंट के, वी आर प्राउड ऑफ हिम। जैसा नेशनलिज्म उन्होंने दिखाया और पाकिस्तान को क्लियर कर दिया कि भारत का हर मुसलमान, जब बात हिंदुस्तान पे आती है तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, अपने देश के लिए क्या उसका जज्बा होगा। यह समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिक्स करने का नहीं है।
अपने देश के साथ, अपनी सेनाओं के साथ, अपनी सरकार के साथ बिना किसी सवाल जवाब के खड़े होने का है। बाद में होते रहेंगे। देखिए, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर टेररिज्म के खिलाफ। जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि उन्होंने सीज फायर करा दिया है, या फिर वो इसका क्रेडिट लेने की जो कोशिश कर रहे थे कि वो बातचीत करेंगे, हजारों साल पुराना कश्मीर का इशू है। पहली बात तो कश्मीर का इशू हजारों साल पुराना नहीं है, 1947 के बाद का है। दूसरा, शायद डोनाल्ड ट्रंप को कश्मीर के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं। और तीसरा, बात कश्मीर की है ही नहीं। भारत का मुद्दा आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ कश्मीर तो है ही नहीं। भारत का मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि टेररिज्म के खिलाफ चलाया जा रहा है। ऑपरेशंस जो हम ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अक्रॉस द लाइन कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान ने उसका साथ देने के बजाय हमारा टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो बार बार कहता है हम तो टेररिज्म से खुद ग्रस्त हैं, ये है वो है, जो वो नहीं कर रहा, उल्टा हमारे साथ में एक तरीके से स्टेट टू वर्सेस स्टेट एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करके बैठ गया। मुद्दा वहां है। भारत ने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है, हमें किसी की मध्यस्थता ना आज तक हमने मांगी थी, ना हमें जरूरत थी, और ना हमें जरूरत है। ये हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी है। भारत को कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, चौथे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहा है, और तीसरे नंबर पे है आर्म फोर्सेस की सेनाओं के मुताबिक तीसरे नंबर की ताकतवर कंपनी है। उसको अमेरिका या किसी भी देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं। भारत अपने मसले खुद सॉल्व कर सकता है। इस भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर पाकिस्तान को कोई बात करनी है तो सिर्फ एक ही चीज पे बात होगी। आप जिन आतंकवादियों को आपने स्टेट पॉलिसी के तहत पाला हुआ है, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, अबू मूसा हो, लखवी हो, दाऊद इब्राहिम हो, जिनको भी भारत के अंदर वांटेड है, आप हैंडओवर करने को तैयार हो तो बात करो। आप जो हमारे पीओके पे कब्जा करके बैठे हो, ये कब खाली कर रहे हो? अगर इस पे बात करनी है तो बात करो। बाकी बातचीत में भारत को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी बातचीत भारत करेगा भी नहीं। डीजीएमओ ने यह बात बिल्कुल क्लियर की कि 10 तारीख के भारत के जो अटैक्स पाकिस्तान पे गए, उसके बाद पाकिस्तान जब अमेरिका के साथ गिड़गिड़ाया तो अमेरिका का जो फोन वाइस प्रेसिडेंट जो है जेडी वेंस का हमारे प्रधानमंत्री को आया, उसमें कहीं न्यूक्लियर का कोई भी डिस्कशन नहीं था। न्यूक्लियर वाली बात कोई नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि एक तो हम जो भी बातचीत पाकिस्तान को करनी है वो हमसे डायरेक्ट करे, हम मध्यस्थता नहीं चाहते। जो उनको गिड़गिड़ाना है हमारे से बात करें। और दूसरा, अगर कुछ एक्शन अब होगा तो भारत उसका जवाब बहुत ही जबरदस्त देने वाला है। इसके पश्चात में डीजीएमओ परसों डीजीएमओ पाकिस्तान ने आग्रह किया, डीजीएमओ ऑपरेशंस हमारे भारत के जनरल राजीव घाई के साथ में, तो उनको टाइम दें। 2 घंटे सरकार से बात करने के बाद जब बातचीत की गई तो एक बात पे एग्रीमेंट आया, सीज फायर नहीं। एक बात पे भारत एग्री हुआ कि जो भी आप कह रहे हैं, अरेंजमेंट मांग रहे हैं, हम उसको मौका देते हैं। अगली मीटिंग आज 12 तारीख को या फोन
दोनों डीजीएमओज की हुई। पाकिस्तान के साथ भरोसा करना, मैं समझता हूं कि कोई भी इसके लिए हामी नहीं भरेगा। ये देश पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली तीनों तरफ से तबाह हो चुका है। इसकी सेनाएं एक तरीके से रोग हैं, या ये कह लीजिएगा आतंकवाद का दूसरा रूप है। इनका जनरल आसिफ मुनीर रेडिकलाइज्ड इंसान है, जिसने पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके से कब्जा किया, बहुत ही शातिर तरीके से। जो गवर्नमेंट इलेक्शन में आई उसका जो लीडर है उसको जेल में डाल दिया, और अपनी मनपसंद तरीके से पूरे पाकिस्तान की सरकारों को कठपुतलियों के माध्यम से चला के एक तरीके से छुपा हुआ मार्शल लॉ लेके चल रहा है। आसिफ मरी ने सोचा कि 2 दशक तक जो हो रहा था, जिस न्यूक्लियर की बोगी के पीछे एक लाइसेंस मान के आप उसको लाइसेंस मान रहे थे टेररिज्म करने का या कोई भी एक्शन भारत के खिलाफ करने का, वो अब नहीं चलेगा। देखिए, लगता यह है कि जैसे चाइना के अंदर जो सप्लाई चेन थी और जिसकी तरह से चाइना ब्लैकमेल कर रहा था यूरोप को भी और पूरे अन्य देशों को भी, हम भी उनमें शामिल हैं। दुनिया चीन की इस मक्कारी को समझ चुकी है, और चीन के अलावा दुनिया को लग रहा था कि भारत एक ऐसा देश है जो रिस्पॉन्सिबल है। भारत का एक इतिहास है, वासुदेव कुटुंबकम, और दुनिया इस बात को समझ चुकी है। 6 तारीख को भी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस $500 बिलियन का एक करार करने भारत में आए हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब में गए हुए थे, जहां $100 बिलियन का करार होना था भारत में मैन्युफैक्चरिंग का, भारत में इन्वेस्टमेंट का। यूरोपियन यूनियन के सभी देश इकट्ठे होकर हमारी सरकार से मिलकर गए थे। चीन को दिखाई दे रहा था कि ये सारा का सारा खेल उसका खराब हो रहा है, और भारत ऊपर उठ रहा है। अपने प्रॉक्सी पाकिस्तान को इस्तेमाल करके पहलगाम का इंसिडेंट कराया गया। चीन को पता था कि भारत रिएक्ट करेगा, और चीन की मंशा थी कि पूरी दुनिया को यह दिखा दिया जाए कि भारत के अंदर कश्मीर का मुद्दा चल रहा है, आतंकवाद चल रहा है, लड़ाइयां चल रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो यहां पैसा मत इन्वेस्ट करो। लेकिन जिस प्रकार से जब 3-4 दिन से 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पाकिस्तान के साथ हमारा गोलाबारी चल रहा था, तब चाइना कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे ही सीज फायर के लिए या फिर गोलाबारी रोकने के लिए पाकिस्तान के डीजीएमओ का और हमारे डीजीएमओ के बीच बात हुई, चीन को पसंद नहीं आया। चीन ने शहबाज शरीफ को फोन किया, एक तो इसलिए कि शहबाज शरीफ इस सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप को जो है क्रेडिट दे रहे थे। इशाक डार, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, अपने ट्वीट्स में अमेरिका को क्रेडिट दे रहे थे। और दूसरा ये चीन का स्टेटमेंट आना कि पाकिस्तान के साथ चीन उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए साथ खड़ा है। और उसी दौरान 2 घंटे बाद पाकिस्तान द्वारा सीज फायर को तोड़ना, यह बिल्कुल क्लियर करता है कि चीन क्या प्लानिंग कर रहा था। हमारे एनएसए डोभाल साहब ने उनके डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर ली से बात करके अपना पीओआई पॉइंट ऑफ व्यू उनको दे दिया कि भारत ये सब समझ रहा है और
बर्दाश्त नहीं करेगा।